नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 15 का घर आज बन चुका था फाइट क्लब। भाई कोने कोने में पानीपत की छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही थी और इसी लड़ाई झगड़े में हमने देखा कि वंस अगेन यहां पर करण द कुंद्रा ने करण नीति दिखाकर प्रतीक के पेट और उसके आसपास का जो डेलिकेट हिस्सा है वहां पर घुटने से वार कर दिया। और झूठ देखो साहब, इस कदर झूठ बोला कि नहीं मैंने नहीं मारा। और तेजा किस कदर वुमन कार्ड खेल रही है, तेजा कैसे गलत जा रही है। जब आपको याद होगा पहली जो पानीपत की लड़ाई हुई थी जहां पर इसने करण ने उठा करके फेंक दिया था प्रतीक को, प्रतीक ने तब भी कोई मुद्दा नहीं बनाया था। तब हमने देखा था कि ये तेजा कैसे यहां करण की सस्ती वकील बन गई थी और अफलातूनी लॉजिक दे रही थी। यहां पर भी हमने देखा कि तेजा करण को डिफेंड करने के लिए कैसा घटिया वाला वुमन कार्ड खेल रही थी। भाई मुझे अब याद आ रहा है कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक जब ये जंगलवासी घरवासी चल रहा था और गुफा से वो लोग अपना मैप निकाल के लाते थे, हमने देखा था कि कैसे मायशा और ये स्पेशली तेजा बार बार प्रतीक को हक करा करती थी। और मैंने अपने रिव्यू में साफ साफ कहा था कि अगर कल को रोल रिवर्स होंगे तो क्या तेजा वुमन कार्ड नहीं खेलेगी। और अब मेरे उस ऑब्जर्वेशन को यहां पर तेजा ने सही साबित कर दिया कि यस आई वाज 110% राइट कि तेजा समय आने पर वुमन कार्ड जरूर खेलेगी। और कैसा वुमन कार्ड खेला भाई उसने, इतना घटिया वाला वुमन कार्ड खेला है। प्रतीक की इंटेंशन वहां गलत नहीं थी, प्रतीक को मैं हमेशा गलत बोलता हूं लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रतीक एकदम सही था। एक तो उसको उसने करण ने घुटने से लात भी मारी लेकिन करण साफ साफ मुकर गया। ऐसे में करण को आईना दिखाया जाना चाहिए था, करण का सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन तेजा अपने अफलातूनी लॉजिक लेकर कि प्रतीक मैं मुंह खोलूं क्या कि तेरा हाथ कहां कहां गया। ओ भाई ये तो एकदम घटिया लेवल की वकालत थी। मतलब क्या ही बोला जाए, इतना मतलब इतनी घटिया लेवल पर ये तेजा जा चुकी है। मैं जब जब सोचता हूं कि तेजा घटिया लेवल पर जा चुकी है उसके बाद तेजा एक और घटिया लेवल पार कर लेती है। भाई पता नहीं किस लेवल पर ये जाएगी। हमने पहले भी देखा है, पहले खुद बंदी ने मायशा को वो नॉमिनेट कर दिया, फिर मायशा चली गई तो ओ माय गॉड इस घर में रहने लायक मन नहीं हो रहा है। फिर हमने यहाँ देखा कि विशाल, जय, नेहा और ये सिम्बा जब एलिमिनेशन हुआ था तो मैडम बगैर आंसू बहाए रो रही थी और थोड़ी देर बाद हंसने लग गई थी अपनी वो चुड़ैल वाली हंसी लेकर। तो तेजा डे बाय डे अपना रियल अवतार, रियल क्लास और रियल कैरेक्टर दिखा रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि तेजा के भी कुछ फैन है जो कि उसको टाइग्रेस तेजा बोलते हैं, दिन भर उसकी ट्रेंड करते रहते हैं, जबकि वो एक नंबर की जहरीली चुड़ैल है। भाई पहले विशाल को ये पेल चुकी है, करण को भी पेल देगी। और करण को ये चीज़ कभी रियलाइज़ होती है तो कभी वही रात को जैसे ये कंबल में दंगल वाला सीन शुरू करते हैं तो करण सारी चीज़ भूल जाता है और इसकी बातों में आ जाता है। वैसे आज के फाइट क्लब की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि ये डंबो लीना, रश्मि लीना और राखी लीना और अभी लीना और रितेश लीना अपने अलग ही अतरंगी ख्यालों की दुनिया में चल रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि भैया आप लोगों की तलवारें अच्छी नहीं बनी हैं, जिसकी तलवार परफेक्ट होगी हम उसको वो इम्यूनिटी और वो प्राइज मनी देंगे। भाई तुम कौन होती है डंबो लीना? अब यहाँ ये डंबो लीना जो कि अफलातूनी एकदम भूतनी जैसी लग रही थी, एक तो भद्दी टाइप की लिपस्टिक और नाक में कुछ रिंग जैसा, ये कौन होती है भाई किसी से पूछने वाली कि आपको इम्यूनिटी चाहिए या आपको प्राइज मनी चाहिए? तुम्हारे घर से तो तुम नहीं लाके दे रही हो, ये तुम बिग बॉस का काम कर रही हो और तुम सिर्फ निमित्त हो। और निमित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई थिंक एक मीडियम हो बस। तो एक मीडियम हो, मीडियम वाला काम करो, या मालकिन मत बनो। आपको इम्यूनिटी चाहिए या आपको पैसा चाहिए बोलते हैं सिर्फ जैसे कि इसके खुद के अकाउंट से दे रही हो। यहाँ पहले राउंड में तो इन लोगों ने किसी को भी अप्रूव नहीं किया, सबकी तलवार में कमी निकाल दी। और इसके रीजन क्या थे? आपकी तलवार परफेक्ट नहीं है, आपकी तलवार मोटी है, आपकी तलवार पतली है, थिकनेस कम है, थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसमें तो गड्ढे हैं, आपने डिजाइन क्यों बना दी? लेकिन इन लोगों ने अप्रूव किसको करा? राजीव को, जिसकी तलवार थोड़ी बहुत टूटी फूटी बच गई थी। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ये लोग सीधे तरीके से कान नहीं पकड़ना चाहते थे, ये लोग कान पकड़ना चाहते थे पूरी दुनिया में घूमकर लड़ाई झगड़ा करवा, क्योंकि यही था इनका रियल इंटेंशन। और बिग बॉस खुद भी यही चीज करवाना चाहता था कि लड़ो भिड़ो। भाई आपको सीधी सी बात है, आपको जिसकी तलवार अच्छी होगी आपको उसे पिक करना था। ये नॉन वीआईपी वाले बड़े प्यार से टास्क कर रहे थे और हमने देखा था कि शमिता ने काफी एफर्ट लिया था, उसका शोल्डर में इंजरी है। अभी तो मैं खैर शमिता को शमिता ही बोल रहा हूं लेकिन बड़ी ही जल्दी मैं शम्मो पर आता हूं। तो यहां पर शमिता ने काफी एफर्ट लिया, उसका शोल्डर इंजर्ड था, प्रतीक, निशांत सब ने अपना एफर्ट दिया। हालांकि जब तक ये लोग सीधे तरीके से खेल रहे थे सबसे घटिया तलवार बनी थी इसकी राजीव की, और इसने करण ने तो पता नहीं मिस्र की कोई मम्मी को लेटा दिया था वहां पर। तो पहला राउंड इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सेकेंड राउंड में ये लोग बोलते हैं, राखी तो बार बार बोल ही रही थी कि लड़ो भिड़ो तोड़ो, एक दूसरे को थोड़ी जिद दिखाओ। वाह भाई वाह, ये मतलब कौन सा तरीका है? और यहाँ निशांत ने कई बार हाईलाइट भी करा कि अपनी सीजन में तुम लोग क्या कर रहे थे सबको पता है। और रश्मि और डंबोलीना के अपने अपने लॉजिक है कि हम लड़ रहे थे, हमने किसी को नहीं बनाने दी।
मैडम वो तुम नहीं थी। उस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला बौखला गया था, जिस वजह से उसने किसी की नहीं बनने दी और तुम्हारी नहीं बन पाई थी, तो तुम लोग वुमन कार्ड खेल रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग, मुझे हंसी आती जब बिग बॉस के लोग इनको एक्सपर्ट बनाकर, मेहमान बनाकर घर के अंदर भेज देते हैं। विशाल कोटियान सही बोल रहा था, एक नंबर के लूजर लोग हैं, इनको खुद को खेल खेलना आया नहीं था अपनी सीजन में और यहाँ दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो यहाँ सेकंड राउंड में राजीव अडातिया थोड़ा एफर्ट लेता है, वो दूसरों की, हालांकि मजाक मस्ती, तब ये लोग लड़ नहीं रहे थे सीरियसली, बड़े मजाक मस्ती में चल रहा था। तो यह राजीव अडातिया को ये लोग विनर बना देते हैं कि राजीव ने दूसरों की तोड़ी भी और खुद की थोड़ी बहुत तलवार बचा भी ली। मतलब पहले राउंड में जब तलवारें सबकी अच्छी बनी थी तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था कि किसकी अच्छी है, तब नहीं बोला कि हाँ आपकी तलवार एटलीस्ट अच्छी बनी तो सही, लेकिन यहां राजीव ने दूसरों की तोड़ी लेकिन अपनी बचा भी ली। तो क्या हुआ, वो आधी पद्दी टूटी फूटी, मोटा मोटी, गद्दा थिकनेस, गड्ढे वगैरह, ये सब नहीं, अब नहीं देखेंगे भाई, अब नहीं देखेंगे। ये जो सेकंड वाला राउंड चल रहा था जहां पर राजीव सबकी जो तलवारें थी वो डिस्ट्रॉय कर रहा था, राजीव का दोस्त है उमर, तो राजीव उमर की तलवार को इतना ज्यादा छेड़ नहीं रहा था, लेकिन हमने देखा कि सबकी तलवारें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उमर की तलवार काफी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही प्रतीक और ये निशांत टूट पड़े उमर की तलवार के ऊपर, वैसे ही यहां पर बिग बॉस ने वो बजर बजा दिया। तो बिग बॉस खुद नहीं चाहता था कि उमर सेव हो। अब ये बिग बॉस ने जानबूझकर किया या ये महज एक इत्तेफाक था, ये आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप बिग बॉस जानबूझकर नहीं चाहता था कि उमर सेव हो। हालांकि उमर के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि उमर का एलिमिनेशन वगैरह, मैं तो 2-3 दिन से कह रहा हूं साहब कि कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आज जो मैंने दोपहर में वीडियो डाला है उसमें भी मैंने यही कहा कि भाई कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि 4 लोग एक साथ जा चुके हैं। हर वीक एक एलिमिनेशन होता है, तो 4 लोग जा चुके थे, तो टेक्निकली 4 वीक तक कोई एलिमिनेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी लोग लग जाते हैं वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, ये ट्रेंड, तो ये सारे ट्रेंड वहीं डाल दो जहां पर ये शम्मो लीना कह रही थी कि डेबो का दिमाग है, और डेबो बोल रही थी कि शम्मो तेरा दिमाग भी वही है। तो आप इत्मीनान से समझ जाइए कि वोटिंग ट्रेंड को मैं कहां डालने की बात कर रहा हूं। खैर यार, राजीव को इन लोगों ने चुना, अच्छी बात है, क्योंकि उसका एफर्ट हमें दिखता है। तो राजीव को यहां पर सेक्रीफाइस भी करना था और उसने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी मां की जो तस्वीर थी वो सेक्रीफाइस कर दी, और नॉन वीआईपी वालों के लिए 3 लाख का जो प्राइज मनी में से जो पैसा हिस्सा है वो 3 लाख अपनी, मतलब नॉन वीआईपी वालों की तिजोरी में लेकर के वो आ गया। बड़ा दिल दिखाया उसने, क्योंकि हमने देखा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों का सेक्रीफाइस करने के लिए भी 1760 नखरे दिखाते हैं, आंसू बहाते हैं। वहीं राजीव ने 1 सेकंड नहीं लिया और अपनी टीम की जो ज़रूरत थी कि हमें प्राइज मनी चाहिए, हमें इम्यूनिटी भी चाहिए, लेकिन हमें प्राइज मनी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसने अपनी माँ की तस्वीर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अगला राउंड में तो भाई यहां पर महासंग्राम चुका था। हमने देखा कि यहां शमिता के गुर्दे छिल गए थे, क्योंकि शमिता को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। शमिता ने कुछ हद तक चीजें सही कही, जैसे कि कल तक आप कह रहे थे कि आप लोग फिजिकल होते हो, गंवार होते हो, आपको टास्क खेलना नहीं आता है, अब आप खुद चाह रहे हो कि हम लोग फिजिकल हो, सॉरी आई कैन डू दैट, एंड मैं बर्तन वगैरह नहीं करूंगी। यहां रश्मि भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर जो महाभारत छिड़ता है, करण कुंद्रा वो मिट्टी उठा करके फेंकता है आई थिंक निशांत के ऊपर, वहां प्रतीक अपने उसके दोस्त के बचाव में आता है, इधर उमर उसको पकड़ के खींचता, टी शर्ट फट जाती है, इधर तेजा के ऊपर ये निशांत और ये प्रतीक जाते हैं, तो करण का खून खोल जाता है कि भाई हमारी आइटम को कैसे तुम लोगों ने टच कर लिया। तो यहां पर दोनों गुत्थम गुत्था होते हैं। इस चक्कर में करण कुंद्रा का घुटना प्रतीक सहजपाल के डेलिकेट जगह पे जाके लग जाता है। प्रतीक उस समय तो मुद्दा नहीं बनाता है, लेकिन बाद में जिस तरीके से प्रतीक ने इस चीज को हाईलाइट करा कि तेरा सर फोड़ के जाऊं, तू जब मेंटोर था तब था, अब तू बहुत घटिया इंसान बन चुका है, तू जितना तुझे ट्रॉफी जीत जा, तू अपनी ट्रॉफी अपने बम में रख करके ले जा, कहीं रख कर ले जा, लेकिन तू बहुत घटिया इंसान है। तो प्रतीक एक्चुअली में सही बात कर रहा है, क्योंकि करण कुंद्रा वाकई में घटिया इंसान है। और जो हमने प्रोमो देखा कि जहां सलमान खान कह रहा है कि करण आप लोगों को उठा उठा कर फेंकते हो, हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए, रियली आपको ये कंटेंट नहीं चाहिए तो निकाल दो ना उसको, आप उसको हरी झंडी क्यों देते हो? अगर आपको ये कंटेंट, इस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए, तो जब करण कुंद्रा लोगों के ऊपर कूद रहा था, यहां बिग बॉस के घर को रॉयल रंबल बना दिया था, तब आपने क्यों नहीं निकाला? जहां तक हम समझते हैं बिग बॉस के घर में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और हमने जीशान का देखा ही कैसे एलिमिनेशन कर दिया था बिग बॉस ओटीटी में। और वो प्रियंक को कैसे भूल सकता हूं भाई, बिग बॉस 11 में वो पहले ही वीक में प्रियंक ने आई थिंक डडलानी को हल्का सा पुश किया था, तो सलमान के तेवर क्या थे, प्रियंक गेट आउट, गेट लॉस्ट, नो जस्टिफिकेशन, जस्ट गेट आउट। तो ये सलमान खान यहां पर कह रहा है कि हमें करण ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए। भाई
आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, ये बिग बॉस 15 की थीम वाला प्रोमो, जहां पर इन लोगों ने लिखा कि जंगल में होगा संकट और संकट में होंगे दंगल पे दंगल। और इस सीजन में आपने देखा कि जंगल में दंगल, जंगल में मंगल, कंबल में दंगल, इस तरह के बहुत सारे यहां पर आपने डायलॉग सुने और ऐसे ही डायलॉग्स, ऐसे ही प्रोमो भी आपने देखे बिग बॉस 15 के। जब आप टीवी पर और वूट पर ये सारी चीजें देखते हैं तो मेकर्स खुद यहां पर दंगल, जंगल, ये सारी चीजें खुद करवा रहे थे। आपको तो पता ही है, जंगलवासी घरवासी बनने के लिए वो मैप की चीना झपटी, ये सारा मेकर्स का प्लान था लड़ाई झगड़े करवाने का। लेकिन यहां पर अपनी गिरेबा में देखने के बजाय ये लोग कंटेस्टेंट पर ठीकरा फोड़ देते हैं। यहां पर हुई इस एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट वाली घटना कि शम्मो और डंबो के बीच में हुई कैट फाइट, जहां पर जबरदस्त तरीके से दोनों एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह एक दूसरे के बाल नोच रही थी। यहां पर अगर हम देखें तो एक हद तक शमिता शेट्टी सही जा रही थी, लेकिन शमिता शेट्टी ने जो गलत ट्रैक पकड़ा तो आई थिंक वो कल वीकेंड का बार में भी थोड़ी बहुत बातें वो सुन लेंगी। बिचुकले ने शमिता शेट्टी को टारगेट करके नहीं कहा था कुत्ती, बिचुकले अपनी अलग, हालांकि उसकी भाषा गलत है, वो बगैर सोचे समझे बोल देता है, लेकिन शमिता शेट्टी ने भी हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है। आई एम शमिता शेट्टी, आंखों में खून निकाल के मुंह से थूक निकल रहा है। और ये शमिता शेट्टी के लिए ये बिग बॉस वाले इतना जबरदस्त वो हाइप बना रहे हैं कि अब बिग बॉस के घर में चलेगी शेट्टी गिरी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शम्मो शेट्टी। और ये बेहोश वगैरह कुछ नहीं हुई थी, ये बेहोशी का ड्रामा था। जैसे मछली पानी में से निकल के तड़पती है, ऐसी ये छटपटा रही थी। शमिता शेट्टी देखिए कितनी दोगली है ना, ये अंग्रेजी में लोगों को कुछ भी बोल सकती है, व्हाट द फक इनकी जबान पर रहता है, ये लोगों को स्नैक बोल सकती हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दो, बिग बॉस ओटीटी में इन्होंने बहुत चू चपड़ किया था, हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में इन्होंने चू से लेकर चपड़ तक सारी चीजें कर दी थी। ये शमिता शेट्टी खुद को क्लासी बोलती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये देखने को अगर शमिता शेट्टी को सलमान आईना दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि शमिता शेट्टी बोल सकती है दूसरी कंटेस्टेंट को कि भाई वेयर इज योर ब्रेन बेबी इन योर एस, लेकिन सामने वाला कंटेस्टेंट उसी अंदाज में इन्हें जवाब देते कि नहीं आपका ब्रेन आपके एस में, तो मैडम के गुर्दे छिल जाते हैं। तो शमिता शेट्टी अगर अंग्रेजी में किसी को गाली दे सकती हैं, किसी का ब्रेन उसकी एस में घुसेड़ सकती हैं, सामने वाला उसी अंदाज में जवाब दे तो मैडम के गुर्दे छिल जाते हैं। ये अंग्रेजी में किसी को व्हाट द फक सब कर सकती है, लेकिन बिचुकले वहां क्या कह रहा था कि वो तितली के, कुत्ती के वो पंख छांट को वो छांट करके ऐसा कुछ कर रहा था। तो इन मोहतरमा ने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया, जबकि यहां पर मैं समझ रहा हूं कि बिचुकले किसी और संदर्भ में बात कर रहा था। आई थिंक जिस तरह से यहां पर ये घटनाक्रम घटा था, जैसे करण और इनकी फाइट वगैरह हो रही थी और ये शमिता शेट्टी कूद पड़ी थी कि आपको यही चाहिए था, जब बिचुकले कैमरे पर बोल रहा था कि यही बंद करो मैं मारूंगा सबको ये वो, तो यहां शमिता शेट्टी उस पॉइंट तक सही थी कि भाई आप लोग यही चाहते थे, अब ये हो गया तो अब फिर से आपको नाटक आ रहे हैं। इसी दौरान ये बात बढ़ती गई, फिर शम्मो वर्सेस डंबो का होगा और वो शम्मो द शेट्टी के पीछे डंबो द डंबोलीना बोतल ले लेके जा रही है। शमिता शेट्टी, ये इस तरह की भाषा अपने घर पे बोलना, अफसाना मत समझना, करारा जवाब दूंगी। होगी शमिता शेट्टी तो अपने घर में, ए शमिता शेट्टी जवान पे काबू रखो तो होगा तेरा दिमाग तेरे बम में, अगर इसे हिंदी में बोला जाए। रश्मि उर्फ कद्दूलीना को तो पता ही नहीं था पूरा मैटर क्या है, लेकिन जब उसे डंबोलीना बताती है कि इसने ऐसा बोला कि डंबो योर ब्रेन इज इन योर एस, तो रश्मि के भी गुर्दे छिल जाते। ओ माय गॉड, ये तो बहुत घटिया लैंग्वेज है, हम तो इन्हें काफी संस्कारी समझते थे। लगता है रश्मि ने ओटीटी नहीं देखा, इन्होंने शमिता शेट्टी ने सारे संस्कार दिखा दिए थे कि किस लेवल की क्लासी महिला हैं ये। तो यहां पर तमाम तरह की गर्मी और एकदम तनातनी वाले माहौल में शमिता शेट्टी पहले बेहोश होने की एक्टिंग करती है। मैं इसे एक्टिंग ही बोलूंगा, क्योंकि बिग बॉस कह रहा था कि मेडिकल रूम में आओ और ये मोहतरमा कह रही थी आई वांट टू गो इन कन्फेशन रूम, मुझे नहीं रहना। निकल जाओ ना भाई, कौन रोक रहा था? इसको डंबोलीना को थप्पड़ मारो, दो चार बाल खींच लो, निकल जाओ घर से। तो ये शमिता शेट्टी की सिर्फ एक्टिंग थी, वो बहुत अच्छी जा रही थी। मैं ये बात 2 दिन से कह रहा हूं कि डंबोलीना जिस तरह से हरकतें कर रही थी, शम्मोलीना के लिए एक वो पॉजिटिव माहौल बना रही थी, लेकिन शम्मोलीना में अकल 2 पैसे की नहीं है और उसने पूरा जो मेकर्स ने प्लान रचा था कि कैसे भी करके शम्मोलीना को सिंपैथी मिले, वो पॉजिटिव इमेज मिले, शम्मो ने सारे करे कराए पर गोबर फैला दिया है। जिस तरह से उसने यहां ओवर रिएक्ट किया है, जिस तरह से शम्मोलीना ने बिल्कुल भी मैच्योरिटी का परिचय नहीं दिया है, वो अभिजीत बिचुकले की बात पर भड़क गई और डंबोलीना को खूब सारा मौका दे दिया पलटवार करने का। जिस तरह से डंबोलीना और रश्मि बात कर रहे थे, ये मोहतरमा तो टास्क कर भी नहीं रही थी, अपने शोल्डर इंजरी का बहाना बनाकर अंदर बैठ गई थी और कह रही थी मैं बर्तन नहीं करूंगी। और राखी सावंत से जब रश्मि ये बात करती है, राखी सावंत ऐसे तो बड़ी दबंग बनती है, लेकिन शम्मोलीना आ गई तो इसके राखी के सुर भी थोड़े से डावाडोल हो गए थे। और इसी दौरान
तमाम तरह की ये बकवासपंती बातें चलती रही। जब ये राखी का मुंह बोला पति अपने अंदाज में बोल रहा था हम फेयर रहेंगे, हम इस बार जो है फेयर तरीके से जज करेंगे। क्या फेयर तरीके से जज करोगे बात, तुम्हारे मुंह से फेयरनेस की बात अच्छी नहीं लगती। जो आदमी सिर से लेकर पैर तक एकदम अनफेयर की नदी में डूबा हुआ, उसके मुंह से फेयरनेस की बात अच्छी नहीं लगती है। बड़ा फेयर देख दूंगा मुंह पर मुक्का मार के ससुरा, त्योहार जो पेट मोटा सा सारा मुंह के रास्ते बाहर निकल आएगा। राखी का बुड़बक मुंह बोला पति फेयर फेयर करता रहता है। तू कौन है, ना तू संचालक है ना कुछ है, लेकिन अंदर जाकर के वहां वो महिला मोर्चा के बीच में घुस करके ये है वो है, प्रतीक अच्छा है, एफर्ट अच्छा है। यहाँ देखिए कि राखी सावंत कह रही थी कि रश्मि उमर को हुनर बोल रही थी, उमर को फेवर कर रही है, लेकिन ये राखी को ये नहीं दिख रहा था कि डम्बोलिना प्रतीक को कितना फेवर करे। और राखी का ये सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बेल्जियम रिटर्न भोजपुरी एक्टर क्या करता, नहीं प्रतीक काफी अच्छा एफर्ट दिखाता, प्रतीक बहुत सही, हाँ एफर्ट है, हाँ सही बात है। अबे चपड़गंजो, तुमको खुद को नहीं पता ये जो पूरा कलेश हुआ ये तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। बंदर के हाथ में उस तरह नहीं तलवार दे दी है बिग बॉस ने, और ये सब अपने साथ साथ दूसरों के भी नाक कान काट रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेच्योरिटी का परिचय दिया है प्रतीक ने, उसके साथ हिंसा हुई है, उसने यहाँ पर करण कुंद्रा को आईना दिखाने की कोशिश की है। और करण कुंद्रा हर बार की तरह इस बार भी अगर भाई तुझे गलत लगा है तो मैं शो से बाहर जाने को तैयार हूँ, मेरा वो नहीं था इंटेंशन, ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। इसी दौरान हम देखते हैं कि निशांत रो पड़ता है बेचारा। निशांत वो सेकंड राउंड जीता था, उसे आई थिंक 5 लाख का प्राइज मनी लेने का ऑफर मिला था, लेकिन बिग बॉस ने कैसा एक दांव खेला ना कि आप 1 साल तक कैमरे के सामने डांस नहीं करोगे। भाई वो तो कोरियोग्राफर है, वो तो सोनी का वो सुपर डांसर और झलक दिखला जा और ये कलर्स का डांस दीवाना है, इन सब में एज ए कोरियोग्राफर एज ए डांसर आता रहता है। और भाई मैंने एक बालिका वधू का एक सीन देखा जहां पर ये और वो ओरिजिनल गोपी बहू बालिका वधू के एक सीरियल में परफॉर्मेंस देने आए थे। तो कलर्स से निशांत भट्ट का काफी साल पुराना नाता है, और 1 साल के लिए निशांत भट्ट कैमरे के सामने डांस नहीं करेगा, भाई ये तो उसकी रोजी रोटी है। तो उसने यहाँ पर ये सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया। वो बंदा बहुत इमोशनल भी हुआ कि इतनी ये लोग एफर्ट करते हैं, जी जान लगा रहे हैं, उसके बाद सलमान खान वीकेंड पर बोल देता है आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो हर्ट तो होता है। यहाँ पर निशांत ने बोला भी कि बीरा वाई आर यू हिटिंग हिम, वाई आर यू हर्टिंग हिम, आप इतना क्यों फिजिकल हो रहा है। ये एक्चुअली में करण कुंद्रा की मेंटेलिटी है साहब। वो एमटीवी के कुछ एपिसोड मैंने देखे रोडीज के जहाँ इसने किसी कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिए थे, और हम यहाँ तो देख ही रहे हैं जब करण कुंद्रा की ऐसी हरकतों को मेकर्स करण नीति बोल करके प्रमोट करना चाहते हैं। करण कुंद्रा इतना हिंसक हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रॉफी जीतेगा ना, और प्रतीक ने बोल ही दिया भाई ट्रॉफी तू ले जा, अपने मुंह में रख के या कहीं और रख के, जीतना है ना ट्रॉफी। लेकिन अगर बिग बॉस की रूल बुक में लिख दिया जाए सर फोड़ना, तो मैं सबसे पहले तेरा सर फोड़ दूंगा। और कल को टास्क होगी वहां ब्लैक हार्ट देने का, तो ये प्रतीक जो है इसको करण को ब्लैक हार्ट भी देगा। और कुंद्रा बाबू खुद स्वीकार कर लेंगे कि एज ए मेंटोर वो फेल हो चुके हैं। तो करण कुंद्रा यहाँ बिग बॉस में आकर वो एक्चुअली में सोच भी रहा होगा कि किस मुहूर्त में बिग बॉस का ऑफर उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एमटीवी के रोडीज के जज के तौर पर खुद को जो प्रस्तुत करता था, एमटीवी के शोज, खुद की क्रेडिबिलिटी सब यहाँ पर उसने मिट्टी पलीत करके रख दी है। जिस तरह से उसने यहाँ पर एकदम घटिया अंदाज दिखाया होगा, ये डायलॉग मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो तमाम लोग जो रोडीज में ऑडिशन देने जाते थे और उन लोगों को अगर ये कुंद्रा रिजेक्ट करता होगा तो वो लोग आज खुद सोच रहे होंगे कि ये साला नल्ला हमको रिजेक्ट करता था, ये साला नल्ला 1 नंबर का निकम्मा, इसको तो खुद टास्क करना परफॉर्म करना नहीं आता है, इसको तो वो तेजा यूं उंगलियों पर चुटकी बजा के नचा देती है, ये साला हमको रिजेक्ट करता था, साला नमूना 1 नंबर का। तो मतलब आप देख लीजिए कि कैसे एमटीवी वालों को और कलर्स के जो फेसेस हैं इनको मेकर्स कैसे तवज्जो देते हैं। अब जब प्रिंस नरूला जब आया था तब वो एमटीवी के शोज़ का कंटेस्टेंट ही था, लेकिन कंटेस्टेंट होने के बावजूद वो जीता, और गौतम गुलाटी भी रोडीज़ में ऑडिशन से रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसे बंदे जो रोडीज़ से रिजेक्ट हुए या रोडीज़ में एज ए कंटेस्टेंट बन के आए थे, वो लोग ट्रॉफी जीत गए। तो कुंद्रा बाबू तो भाई रोडीज के जज रह चुके हैं, और लव स्कूल जो एमटीवी का शो था उसके भी जज रह चुके हैं। तो उनको तो यहाँ पर 7 खून माफ है साहब, क्योंकि उनके हाथ में ट्रॉफी आना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फद्दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी, जब एमटीवी के शोज करे हुए कंटेस्टेंट के ट्रॉफी जीत गए तो एक जज तो ट्रॉफी जीत ही जाएगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।